दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा ऐलान, तुर्की गाजा को अकेला नहीं छोड़ेगा। हमास की तारीफ और इजराइल पर बोला सीधा हमला। वहीं मक्का रक्षा समझौते में मिस्र की एंट्री के भी खुले दरवाजे। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका के आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर ने छोड़ा प्रशांत क्षेत्र, चीन को मिला खुला मैदान, खतरे में जापान ताइवान। और साथ में ईरान का बड़ा दावा, 3 जिंदा पायलट कतर की हिरासत में। लेकिन दोहा ने इस पर क्या कहा, तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मिस्र भी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में आगे चलकर दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं और मिस्र के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। एर्दोगान ने अल जजीरा को दिए खास इंटरव्यू में बताया कि समझौते के तहत अगर किसी सदस्य देश पर बाहरी हमला होता है तो बाकी देश उसके साथ खड़े होंगे और मिलकर कदम उठाएंगे। उनके मुताबिक इस समझौते ने पूरी दुनिया को एक अहम संदेश दिया है। एर्दोगान ने बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि तुर्की की पहली कोशिश इसे दोबारा खोलने की है, क्योंकि इसका लंबे समय तक बंद रहना किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने इस मामले में मध्यस्थता की कोशिशों के लिए कतर की भूमिका की भी तारीफ की। सीरिया को लेकर एर्दोगान ने साफ कहा कि तुर्की सीरिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की सीरिया में शांति और स्थिरता के लिए हर संभव मदद करेगा और आने वाले समय में खुद सीरिया का दौरा भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया में रहने वाले कुर्द लोगों को भी शांति और स्थिरता का फायदा मिलना चाहिए। तुर्की अलग अलग देशों में कुर्दों के अधिकारों और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता रहेगा। गाजा को लेकर भी एर्दोगान ने कहा कि तुर्की फिलिस्तीनियों और गाजा को अकेला नहीं छोड़ेगा और उनकी मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि हमास अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, जबकि इजराइल की तरफ से युद्ध जारी है। लेबनान के बारे में एर्दोगान ने कहा कि वहां इजरायली हमले तुर्की के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि अपने हाल की तुर्की यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी लेबनान में युद्ध रोकने की जरूरत पर बात की थी। उनके मुताबिक इस मामले में अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एर्दोगान ने यह भी कहा कि तुर्की सूडान की मदद जारी रखेगा और सूडान के सैन्य नेता अब्दुल फतह अल बुरहान के साथ तुर्की के रिश्ते अच्छे हैं। लीबिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि तुर्की के रिश्ते स्थिर है और वो लीबिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। यूरोपीय संघ में तुर्की की सदस्यता को लेकर एर्दोगान ने कहा कि यूरोप शायद तुर्की को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि ईयू में शामिल होना अब तुर्की की सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि अगर तुर्की को बाहर रखा जाता है तो इसका नुकसान यूरोप को ही होगा। वहीं अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर एर्दोगान ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से इन विमानों के संबंध में एक आश्वासन मिला है और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप अपना वादा पूरा करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण अमेरिकी नौसेना पर अपने बड़े युद्धपोतों को पश्चिम एशिया में तैनात रखने का भारी दबाव है। इसी वजह से अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाके से अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर हटा लिया है। इस फैसले के तहत अमेरिकी नौसेना का बड़ा युद्धपोत USS जॉर्ज वाशिंगटन प्रशांत क्षेत्र को छोड़कर अब पश्चिम एशिया की तरफ रवाना हो चुका है। वो वहां जाकर USS अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत की जगह लेगा, जिसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिशनों में हिस्सा लेते हुए समुद्र में लगातार 8 महीने का लंबा समय बिताया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लिंकन युद्धपोत पर तैनात 5000 अमेरिकी सैनिकों पर लगातार ड्यूटी के कारण भारी मानसिक और शारीरिक दबाव था। इस बड़े रणनीतिक बदलाव के कारण फिलहाल पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। यह स्थिति सीधे तौर पर चीन को इस पूरे समुद्री इलाके में अपना प्रभाव और दबदबा बढ़ाने का खुला मौका देती है, जहां वो पहले से ही अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका हमेशा दावा करता रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है, लेकिन ईरान के साथ चल रही जंग उसके सैन्य संसाधनों को दूसरी तरफ खींच रही है।
इस पर विशेषज्ञ ग्रेग पोलिंग का कहना है कि ट्रंप प्रशासन पैसिफिक क्षेत्र को अहम तो बताता है, लेकिन असलियत में वो मिडिल ईस्ट में अपनी दखल अंदाजी कम करने के अपने पुराने वादे के बिल्कुल उलट काम कर रहा है। डिफेंस एनालिस्ट ब्रायन क्लार्क ने बताया कि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी कैरियर का ना होना चीन को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका देता है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों को ये कड़ा संदेश दे सकता है कि अब पश्चिमी पैसिफिक की सबसे बड़ी सैन्य ताकत वही है। हालांकि क्लार्क का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन तुरंत ताइवान पर हमला कर देगा, लेकिन इससे चीन को पड़ोसियों पर दबाव बनाने और ध्वंस जमाने का मौका जरूर मिल जाएगा, जिससे जापान और ताइवान जैसे अमेरिकी मित्र देशों की सुरक्षा चिंताएं बहुत बढ़ गई। इस बीच रिसर्च फेलो माइकल स्वेन का भी मानना है कि ईरान के साथ ट्रंप प्रशासन के युद्ध के कारण ही अमेरिका को अपने युद्धपोतों को इस तरह एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है, जिससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कुछ समय के लिए अमेरिकी सुरक्षा कवच के बिना अकेला रह गया है। हालांकि अमेरिका ने अपने साथी देशों का डर दूर करने के लिए राजनयिक कोशिशें तेज कर दी है। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के प्रमुख एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने खुद फिलीपींस से पहुंचकर रक्षा अधिकारियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है और इसके बाद उनके जापान जाने की भी उम्मीद है। क्लार्क ने आखिर में यह भी बताया कि लगातार युद्ध में लगे रहने के कारण जहाजों के मेंटेनेंस की बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। यदि भविष्य में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट नाम के एक और युद्धपोत को पश्चिम एशिया भेजा जाता है तो तभी जॉर्ज वाशिंगटन के दोबारा प्रशांत क्षेत्र में लौटने की कोई उम्मीद बन पाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के आर्मर्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ की लापता लोगों की तलाश से जुड़ी समिति के प्रमुख ने दावा किया है कि 3 ईरानी पायलट कतर की कैद में हैं। उन्होंने उनकी स्थिति स्पष्ट कराने में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRA से अपील की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर जादेह ने ICRA के अध्यक्ष मैरियाना स्पोलयारिक को लिखे पत्र में कहा कि 2 सुखोई 24 लड़ाकू विमान 2 मार्च 2026 को कतर में मौजूद एक दुश्मन सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के मिशन पर भेजे गए थे। उनके मुताबिक मिशन पूरा करने के बाद वापस लौटते समय विमानों को दुश्मन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसके चलते 4 ईरानी पायलट प्रभावित हुए। इन 4 पायलटों में से एक माजिद काजिमी का शव बाद में ईरान लाया गया और उन्हें 29 अगस्त को शिराज में दफनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल बाकर जादेह ने दावा किया कि बाकी 3 पायलटों जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और इमरान बहरूशियान को कतर की सेना ने जिंदा पकड़ लिया था। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ईरान के इस दावे को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी है। ऐसे में इस समय इस तरह के भ्रामक बयानों को लेकर उन्हें काफी हैरानी हुई। माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि मार्च में कतर के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन होने के बाद उन्होंने ईरानी पायलटों से संपर्क किया था और उनके उड़ान मार्ग की जानकारी भी हासिल की थी। उनके मुताबिक जब पायलटों की ओर से संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला तो कतर ने संघर्ष के नियमों और अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरतों के तहत अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा कि कतर की खोज और बचाव टीमों ने इन पायलटों की तलाश के लिए अभियान चलाया था। प्रवक्ता ने बताया कि एक पायलट का शव बरामद हुआ था और उसे ईरान को सौंपने के लिए कतर सरकार ने तेहरान से संपर्क भी किया था। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।